Okay, students, this is second lecture of solid state, chapter 1 of class 12. मैं एकासीन आपको सेकंड लेक्चर अब शुरू करने जा रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में तो केवल थियोरेटिकल बातें थी, लेकिन पढ़ना जरूरी था। रनिंग टॉपिक क्या था? डिफरेंस बिटवीन एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक क्वेश्चन मैंने बताया था, व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड सुपरकूल्ड लिक्विड, और सॉलिड के टाइप्स में क्लासिफाई करने के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आज यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। टॉपिक का नाम क्या है आज का हम लोग का? क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। मैं हेडिंग दे देता हूं, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल क्या कहता है? क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? तो पॉइंट का अरेंजमेंट 3D में, 3 डायमेंशन में पॉइंट का अरेंजमेंट स्पेस में कैसा है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, और ईच पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। एक एक चीज को बारी बारी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात हम लोग को जानना है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3 डायमेंशन इन स्पेस। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D इन स्पेस। तो डेफिनेशन क्या हो गया क्रिस्टल लैटिस का? रेगुलर 3D यानी 3 डायमेंशनल arrangement of point in space is called crystal lattice. Is called crystal lattice. Regular 3D arrangement of points in space is called crystal lattice. Crystal लैटिस हो गया। लैटिस पॉइंट किसको कहेंगे या लैटिस साइट किसको बोलेंगे? तो बात है लैटिस साइट, या इसी को क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। ये छोटा छोटा चीज है जो कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर होना चाहिए। पॉइंट, तो जो 3D अरेंजमेंट है उसमें हर एक पॉइंट का पोजीशन का, जिस जगह पे पॉइंट है, पॉइंट मतलब जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उस पोजीशन को हम लोग लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट कहेंगे। पोजीशन ऑफ ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। हर एक पॉइंट का पोजीशन कहां पे है क्रिस्टल लैटिस में, उसी को हम लोग कहेंगे लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। तो क्या कह रहा है? Position of each point in crystal lattice is called lattice site या lattice point, या कहीं कहीं पर सिंपली लैटिस लिखा हुआ रहेगा। अब है यूनिट सेल क्या होता है? देखिए यूनिट सेल क्या होता है। तो आप बताओ सेल क्या होता है? CELL सेल, कोशिका। सेल क्या होता है? तो सेल कहता है कि हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे छोटा पार्ट जिससे आपका बॉडी, मेरा बॉडी बना हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? सेल।
वो तो बॉडी के केस में आ गया, लिविंग थिंग्स के केस में। समझिए, आपको कोई बीमारी है, आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है या कुछ और टेस्ट किया जाता है, तो ब्लड थोड़ी टेस्ट किया गया, आपके सेल को जांचा गया। बहुत सारा सेल मिलकर के ही तो आप बन गए। तो आपके सेल को लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया कि इस सेल में क्या क्या बीमारी है। क्योंकि उसी सेल से आप बने हैं तो आप में भी वो बीमारी होगा। मलेरिया का टेस्ट हुआ, मलेरिया उस सेल को किया कि मलेरिया का टेस्ट पॉजिटिव है, यानी आपको मलेरिया है, क्योंकि आप उसी सेल से बने हैं। तो आपका सबसे छोटा पार्टिकल जो आपके सारे प्रॉपर्टी को बता दे, उसी को क्या बोलते हैं? सेल। यूनिट सेल सॉलिड के केस में होगा। किसी भी सॉलिड का सबसे छोटा पार्टिकल जो उस सॉलिड के सारे प्रॉपर्टी को बता दे, उसको क्या कहेंगे? यूनिट सेल। क्या? किसी भी सॉलिड का सबसे छोटा पार्टिकल जो उस सॉलिड के सारे प्रॉपर्टी को बता दे, उसको यूनिट सेल बोलेंगे। तो यूनिट सेल क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए सॉलिड, smallest part of a solid that represent entire property of that solid, entire property of that solid, that represent the entire property of that solid will be called unit cell। इसी को यूनिट सेल कहेंगे। और यूनिट सेल हम लोग को क्यूबिकल सिस्टम में पढ़ना है, हेक्सागोनल सिस्टम में तो थोड़ा सा पढ़ना है, मेनली क्यूबिकल सिस्टम में। तो कैसा यूनिट सेल होगा देख लीजिए। इस तरह का कुछ यूनिट सेल होगा। ये है यूनिट सेल। छोटा होगा, हमने बड़ा फिगर बनाया ताकि और भी तो सीखना है। तो अब इस यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा जिससे यूनिट सेल जाना जाएगा। जैसे आपका पैरामीटर क्या, आप कैसे जाने जाते हो? आपके पापा का क्या नाम है, मम्मी का क्या नाम है, नाना का क्या नाम है, नानी का क्या नाम है, दादा का क्या नाम है, दादी का क्या नाम है, किस क्लास में पढ़ते हो, कैसे हो पढ़ने में, ये आपका आइडेंटिटी है। किस शहर से बिलोंग करते हो, आपका आइडेंटिटी है ना। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट सेल का उसी तरह से क्या होगा, कैसे पहचाना जाएगा? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, मैं इधर बात कर लेता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। तो या इसी को बोलिए पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल क्या क्या पैरामीटर होगा? तो देखिए कि यूनिट सेल बनाते हैं पहले। ये यूनिट सेल है। क्या पैरामीटर होगा? एक तो एज लेंथ है, मान लीजिए ए है, क्यूब क्यूबाइड कुछ भी है, एज लेंथ हम मान लेते हैं। 3 तरह का सिस्टम है, ए बी सी। एक पैरामीटर इसका क्या हो गया? एज पैरामीटर। एज से पहचान आएगा तीनों साइड बराबर है क्या, 2 साइड बराबर, तीसरा नहीं बराबर है क्या, या तीनों नहीं बराबर है क्या। एक एज पैरामीटर हो गया। एज हम लोगों ने यहां पर क्या क्या ले लिया? ए बी सी। एज पैरामीटर के बाद दूसरा है एंगल पैरामीटर।
एंगल पैरामीटर देखिए, इसको अल्फा ले लीजिए, इस एंगल को बीटा ले लीजिए और इस एंगल को गामा। तो तीन एंगल भी है, एंगल पैरामीटर भी तीन, अल्फा बीटा गामा, एज पैरामीटर भी तीन, ए बी सी, दोनों को मिला दो तो उसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल या सेल पैरामीटर। दोनों मिल गया तो क्या बन के आ गया, सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर किसको बोलते हैं, दोनों को मिला करके एज पैरामीटर प्लस एंगल पैरामीटर। क्या हो जाएगा, एज पैरामीटर प्लस एंगल पैरामीटर। तो सेल पैरामीटर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेल पैरामीटर 6 हो गए, ए बी सी, अल्फा बीटा गामा, ये सेल पैरामीटर हो गया, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल है, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग यूनिट सेल के टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, यूनिट सेल किसी भी सॉलिड का सबसे छोटा पार्ट जो सॉलिड के सारे प्रॉपर्टी को बता दे। नोट कीजिए, अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो मेनली दो तरह का यूनिट सेल, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो पहला यूनिट सेल कौन हो गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं या डिनोट करते हैं शॉर्ट में एससीसी से, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा कौन सा यूनिट सेल होगा, तो दूसरा है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये दो तरह का यूनिट सेल है। फर्स्ट से शुरू करते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। तो कहता है ऐसा यूनिट सेल जिसमें यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पर एटम होगा और कहीं पर नहीं होगा, तो उस तरह के यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एटम कहां पर, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या हो गया, ऐसा यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पर केवल एटम होगा और कहीं पर नहीं होगा। तो पहला बात है ए यूनिट सेल in which atoms are present at each corner. Atoms are present at each corner and no other position, और कहीं पर नहीं होना चाहिए, and no other position.
इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। डायग्राम बना दीजिए। ये हमने एक यूनिट सेल बनाया, तो कहां कहां पर एटम होगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में तो हर एक कॉर्नर पर, एक कॉर्नर, ये रहा 8 कॉर्नर होते हैं, हर एक कॉर्नर पर एटम आप प्लेस कर दो। ये हो गया हम लोग का सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को डिटेल रूप में पढ़ते हैं, तो मैं हेडिंग दे, तब जाकर के नॉन प्रिमिटिव दूसरा पढ़ेंगे, पहले सिंपल क्यूबिक पढ़ लें। डिटेल्ड स्टडी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। डिटेल्ड स्टडी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर का। सबसे पहला बात किसका करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर का। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन नंबर डिटेल्ड स्टडी में डिनोट कर रहे हैं C.N से। कहता है कि किसी एक एटम के नेबर में, किसी एक एटम के पड़ोसी में कितने एटम हैं, उस पड़ोस में एटम की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं रहता हूं हनुमान नगर में, हनुमान नगर में सेक्टर बी में रहता हूं, तो मेरा पड़ोसी सेक्टर बी वाला ही ना कोई होगा। मेरा पड़ोसी इलाहाबाद के शहर का सेक्टर सी में रहने वाला आदमी नहीं होगा। तो पड़ोस का, नेबरहुड का भी एक डेफिनेशन है। इस्लामाबाद में बैठा हुआ आदमी मेरा पड़ोसी नहीं हो सकता है। मेरा पड़ोसी हनुमान नगर वाला होगा, मेरे घर के बगल वाला होगा। तो किसी एटम के पड़ोस में कितने एटम हैं, उसी एटम की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। समझिएगा बात को ध्यान से। तो कोई एक एटम आप पकड़िए, किसी एक एटम को आपको जो इच्छा करें। सपोज ये देखते हैं, इस एटम के पड़ोस में कितने एटम हैं, काउंट करिए, उसको छोड़ दीजिएगा। मैं अपने पड़ोस में अपना पड़ोसी नहीं हूं, मैं खुद का पड़ोसी थोड़ी हूं। इसको छोड़ दीजिएगा तब ना इसका पड़ोसी निकलेगा। तो इसके पड़ोस में कितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं? टोटल 7। लेकिन चूंकि कुछ इसमें एजम्पशन का, इमेजिनेशन का चीज है, इस एटम से इस एटम का दूरी काफी ज्यादा हो जाता है। इस एटम से इस एटम का दूरी काफी ज्यादा हो जाता है, तो जो कि पड़ोसी रेंज में नहीं आ पाता है। जैसे आप क्या देखे, पहले 7 एटम है इसके पड़ोसी में, एक उससे काफी दूर है, तो पड़ोसी में वो एटम नहीं है। तो कितने एटम टोटल बच गए इसके पड़ोस में? 6। यानी इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का या किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, एक एटम के पड़ोस में कितने एटम हैं। तो डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या हो जाएगा? इट इज द टोटल नंबर ऑफ नियरेस्ट neighboring atom. It is the total number of nearest neighboring atom. उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अभी आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बराबर 6। तो एक बात तो हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर का बात हो गया। अब रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन निकालना है। एटम का रेडियस और यूनिट सेल का एज लेंथ, यही तो बात होगा ना। तो रिलेशन के लिए फिगर को 2D में कंसीडर करके चलना होगा, 3D में तो बड़ा मेहनत है। तो सेकेंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम। इसको किससे डिनोट करते हैं? R से।
and edge length of unit cell. Edge length of unit cell. Unit cell का edge length A. The relation between radius of atom and edge length of unit cell. तो इस फिगर को 2D में बनाइए। तो क्यूब जब 2D में आएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। मानिए स्क्वायर है और सब साइड बराबर है। तो हर एक कॉर्नर पर एटम, यहाँ पर एक एटम रखिए, यहाँ पर एक एटम। ये पूरा क्या है? एज लेंथ। एज लेंथ को हमने कितना माना? ए, और एटम का रेडियस आर। देखिए तो फिगर से क्या लग रहा है आपको? ए इज इक्वल टू आर। तो रिलेशन या इसी को क्या लिखोगे? आर इज इक्वल टू ए बाई 2। ये हो गया रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ए इज इक्वल टू 2r या r इज इक्वल टू a बाई 2। नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्या क्या देख लिए? कोऑर्डिनेशन नंबर, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। अब रैंक का चर्चा करेंगे थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में क्या चर्चा करेंगे? रैंक। रैंक को जेड से डिनोट करते हैं। रैंक क्या कहता है? पर यूनिट सेल कितना एटम होगा। एक यूनिट सेल में कितना एटम होगा? एक मोल यूनिट सेल नहीं, 1 यूनिट सेल में कितना एटम होगा। जैसे अगर हम बात करें कि 1 मोल H2 हाइड्रोजन गैस में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन। वही बात यहां पर भी। एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? 1 मोल यूनिट सेल का बात नहीं करता है। तो रैंक का डेफिनेशन क्या लिखोगे? एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? इट इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इट इज द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अब रैंक कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसे ध्यान रखना है, मैं बता दे रहा हूं कैलकुलेट करने के लिए। देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट के लिए टोटल कितने लैटिस पॉइंट हैं? 8। आपके पास फिगर है। टोटल लैटिस पॉइंट 8। एक लैटिस पॉइंट पर टोटल का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? टोटल लैटिस पॉइंट 8। 8 पर कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1 के बराबर। टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रैक्शन तो 1 ही ना होगा। तो एक लैटिस पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन 1/8। एक लैटिस पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन 1/8। और ऐसा ऐसा कितने लैटिस पॉइंट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में? 8। तो 8 बार 1/8 लिखना होगा। 4 5 6 7 8। एक लैटिस पॉइंट पर टोटल का कंट्रीब्यूशन 1/8। 8 पर 1/8 8 टाइम्स। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 8 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा? 1/8 इंटू 8 बराबर 1। तो क्या ध्यान रखना? रैंक ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना? 1। कैसे आया? तो 1/8 इंटू 8 करके। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा कि है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल लेकिन एक एटम उसमें से मिसिंग है, तो रैंक कितना? 1/8 इंटू एक एटम मिसिंग है तो 7। 3 एटम मिसिंग है तो 1/8 इंटू 5। तो हमको रैंक क्या ध्यान रखना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट 1 ना ध्यान रखिए तो ज्यादा बढ़िया होगा।
1/8 into 8 इज इक्वल टू 1। ये हो गया रैंक का बात हम लोगों ने कर लिया। इस पर पैकिंग फ्रैक्शन का बात करते हैं। चौथा पॉइंट में किसका बात करेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। सारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का बात हो रहा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का बात हो रहा है। पैकिंग फ्रैक्शन किससे डिनोट कर दें? पीएफ से, या इसी को क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ईटा से डिनोट करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। तो फॉर्मूला डिराइव करने से पहले कि पैकिंग फ्रैक्शन है क्या? पैकिंग मतलब पैक, पैक मतलब ढका हुआ। तो टोटल कवर्ड स्पेस को क्या बोलेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे मेरा स्पेस ये है पूरे बॉडी का, ये सब कवर्ड स्पेस है, ये सब अनकवर्ड है। अनकवर्ड को छोड़िए, ये सब अनकवर्ड है। टोटल कवर्ड, ये देखिए कपड़ा से कवर्ड है ना, ये सब कवर्ड स्पेस को पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। टोटल कवर्ड स्पेस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। टोटल covered space is called packing fraction. जितने कवर्ड स्पेस हैं उसको पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? U/V इंटू जेड। जेड तो आपको मालूम है कि रैंक होगा। यू क्या है? यू है वॉल्यूम ऑफ एटम। यू से हम लोग किसको डिनोट किए हैं? वॉल्यूम ऑफ एटम। भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और जेड क्या है? रैंक। इसी फॉर्मूला से हम लोग को पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमको सिंपल क्यूबिक का निकालना है, निकालिए। पैकिंग फ्रैक्शन यू, एटम का शेप कैसा? स्फेरिकल। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन V, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब इंटू जेड, रैंक बराबर 1। A और R में रिलेशन मैंने बताया हुआ है, रेडियस और एंगल लेंथ में। A इज इक्वल टू 2R, सॉल्व करिएगा तो 4πr क्यूब अपॉन 3, A की जगह पर 2R का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? 4πr क्यूब अपॉन 3, 2R का होल क्यूब 8 इंटू R क्यूब। R क्यूब कट गया, 4 से 8 दो बार में। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना? 5/6। कभी कभी पैकिंग एफिशिएंसी डायरेक्ट ऑप्शन में 5/6 देगा, लेकिन इसको काटिएगा अगर तो 0.52 आएगा, और इसी को परसेंटेज में लाइएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके 52%। तो क्या हम लोग को ध्यान रखना है? पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 5/6 इज इक्वल टू 0.52 इज इक्वल टू 52%। ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद 5वां नंबर पर हम बात करेंगे वॉइड का। वॉइड खाली जगह को बोलते हैं। ये कवर्ड स्पेस था, ये सब खाली जगह है ना, ये खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइड। पैक्ड के अलावा जो अनपैक्ड स्पेस है उसको वॉइड बोलेंगे। तो वॉइड को डिफाइन कैसे कर सकते हो? अनऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड वॉइड। अनऑक्युपाइड स्पेस इज कॉल्ड वॉइड। यानी वॉइड बराबर क्या लिख सकते हो? 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहां पर वॉइड कितना निकला? 1 माइनस 0.52।
बराबर 0.48 परसेंटेज मिलाओगे तो 48%। हम लोग को क्या ध्यान रखना है, वॉइड ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बराबर 0.48 या इसी को बोलेंगे 48%। ये हो गया क्या, वॉइड का कहानी, पैकिंग फ्रैक्शन का कहानी। वॉइड के बाद हम लोग डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का बात करेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब एक पूरा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नहीं हुआ है, नोट कर लीजिए। ठीक, देखिए अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, शायद 6 पॉइंट है ना जी, डेंसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसे सबके लिए सेम फॉर्मूला होता है। पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेशन नंबर, दूसरा पॉइंट रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, तीसरा पॉइंट रैंक, चौथा पैकिंग फ्रैक्शन और पांचवा वॉइड। 6 नंबर डेंसिटी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। डेंसिटी को डी से डिनोट करेंगे और कोई भी यूनिट सेल रहे फॉर्मूला क्या लगेगा, Zm बटा N0 इंटू V। V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब, क्या लगा सकते हो, M मॉलिक्यूलर वेट है, Zm बटा N0 इंटू ए क्यूब, वेयर ए क्या है, एज लेंथ, ए क्या है, एज लेंथ, क्या चीज में, सेंटीमीटर में। N0 क्या है, एवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। Z क्या है आपको मालूम है, रैंक, M क्या है, मॉलिक्यूलर वेट जो भी कंपाउंड दिया रहेगा, और V वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तब जाकर के डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकल करके आएगा। डेंसिटी चूंकि ये हम लोगों ने सेंटीमीटर में लिया है तो डेंसिटी क्या आ जाएगा, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। तो प्रिमिटिव को सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, प्रिमिटिव हो गया आपका। अब नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की ओर बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए छोटा सा बात। चलिए अब बढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की ओर। देखिए तो पहला हम लोगों ने प्रिमिटिव पढ़ लिया, दूसरा पढ़ना है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या पढ़ना है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या कहता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ऐसा यूनिट सेल जिसमें हर एक कॉर्नर पर एटम होगा, लेकिन कॉर्नर के अलावे कम से कम एक कहीं और जगह पे भी होगा, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए तो नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या देखे थे कि हर एक कॉर्नर पर एटम होगा, उसके अलावे कहीं नहीं होगा। नॉन प्रिमिटिव कह रहा है कि हर एक कॉर्नर पर तो होगा, उसके अलावे भी किसी एक पॉइंट पर कम से कम होना चाहिए, ज्यादा पॉइंट पर भी हो सकता है। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या हो गया, ए यूनिट सेल इन
corner of unit cell and also at some other places, and also at some other places is called non-primitive unit cell. उसी को क्या बोलेंगे? non-primitive unit cell. यही है ना? तो non-primitive unit cell हम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे क्योंकि non-primitive unit cell दो तरह का, वो दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो दोनों अपने आप non-primitive में आ जाएगा। प्रिमिटिव तो केवल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, तो प्रिमिटिव बोल दीजिए या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये दो तरह के। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल दो तरह के, क्या हो जाएगा? टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने तरह के? दो तरह के। पहला कौन सा यूनिट सेल दो तरह के? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। टू टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल दो तरह के। पहला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पहला हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग बीसीसी बोलते हैं। दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या हो गया? एफसीसी। बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी। अब देखिए नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो कॉर्नर पर तो एटम होगा, इसके अलावे कहीं पर जरूर होगा। तो कहां पर होगा कॉर्नर के अलावे? तो यूनिट सेल के बॉडी पर। बीसीसी किसको बोलेंगे? ऐसा यूनिट सेल जिसमें हर एक कॉर्नर पर एटम हो और कॉर्नर के अलावे बॉडी के सेंटर पर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे बीसीसी। तो क्या हो गया? ए यूनिट सेल in which atoms are present at each corner. Atoms are present at each corner and also at body center. And also at body center is called body centered cubic unit cell. कैसा डायग्राम होगा? देखिए, तो हर एक कॉर्नर पर तो एटम है ही, 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पर एटम है। इसके अलावा बॉडी सेंटर पर, ये बॉडी सेंटर रहा, ये बीसीसी हो गया। अब बीसीसी का डिटेल स्टडी पढ़ते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक का पढ़े थे। डिटेल्ड स्टडी ऑफ बीसीसी। Detailed study of BCC, body centered cubic unit cell। BCC का डिटेल्ड स्टडी। सबसे पहला बात कोऑर्डिनेशन नंबर।
डेफिनेशन आपको मालूम है, बार बार सेम डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कह रहा है, तो किसी भी एटम के पड़ोस में कितने एटम होंगे उसी को उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। तो बीसीसी में देखिए, इस एटम के चारों ओर, ये बॉडी सेंटर पर है ना, तो सबका दूरी बराबर होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8 हो जाएगा। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर इसी का होगा, बॉडी सेंटर वाले का। अगर इस एटम का देखिएगा, ये उसके पड़ोसी से बाहर, तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 7 आ जाएगा। तो चूंकि सेंटर है, इससे सब एटम का दूरी बराबर, तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका होता है उसी को लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी कितना ध्यान रखना है, 8। दूसरा रैंक निकालते हैं, बीसीसी का रैंक, तो पहले कॉर्नर के कारण कितना, 1/8 इंटू 8, मैंने बताया सिंपल क्यूबिक में। अब बॉडी सेंटर पर तो अकेला है, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1 कितना आ गया, 2, यानी रैंक ऑफ बीसीसी बराबर 2। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बात कर लेंगे, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। तो इसके लिए जगह ज्यादा चाहिए, हेडिंग दे देते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ, रेडियस एंड एज लेंथ। एज लेंथ क्या हो गया, ए, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। नोट करिए, तो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ निकालते हैं। उस पॉइंट को रहने देते हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, फिगर यहीं बना दें, नहीं इधर बनाते हैं, ज्यादा जगह है। देखिएगा फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सीख जाइएगा। देखिए खूब सुंदर फिगर बन गया। कहाँ कहाँ कह रहा है, हर एक एटम, हर एक कॉर्नर पर एटम है और बॉडी सेंटर पर। बनाइए, ये कॉर्नर पर एटम है, ठीक है, इस कॉर्नर पर एटम है, सर्किल आप अच्छा बनाइएगा। हर एक कॉर्नर पर आपको एटम रखना है, तब न जाकर रिलेशन निकलेगा। ये देखिए, हर एक कॉर्नर पर हो गया। अब एक बॉडी सेंटर पर, तो यहाँ भी तो एक एटम होगा, और इसके सेंटर को मान लीजिए O। पॉइंट मान लेते हैं, आगे दिक्कत ना हो, A B C D, वो तो है ही, E F, इतना ही का जरूरत पड़ेगा, और तो किसी का पढ़ना नहीं चाहिए, इसे नंबरिंग दे दीजिए, G H, बस G H। अब आप देखिए, B और D को हम ज्वाइन करते हैं, B और D को ज्वाइन करते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो कौन सा ट्रायंगल, ABD में बात करेंगे। सबसे पहले हमने किसको ज्वाइन किया, BD। तो बात करते हैं इन ट्रायंगल ABD। एज लेंथ सबका A है, AB बराबर AD बराबर A, एज लेंथ है। लेकिन BD क्या है,
डायगोनल है तो पाइथागोरस थ्योरम से BD इज इक्वल टू अंडर रूट AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AD और AB दोनों A है, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो क्या आ गया ये 2A स्क्वायर रूट 2, A स्क्वायर का वैल्यू A, तो क्या हो जाएगा ये रूट 2A। BD बराबर कितना आ गया रूट 2A। ठीक, अब देखिए आप D से E को ज्वाइन करते हैं, D से E को ज्वाइन DE, तो अब किस ट्रायंगल में बात करेंगे BDE, किस ट्रायंगल में BDE, इन ट्रायंगल BDE डायगोनल कौन हो जाएगा DE और एज लेंथ कौन है BE, तो BE हमको मालूम है, एज लेंथ हम लोगों ने A लिया है और BD हम लोग निकाल चुके हैं रूट 2A, BD इज इक्वल टू रूट 2A और हम लोग को DE डायगोनल निकालना है। तो देखिए तो DE बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट BE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BE का स्क्वायर A स्क्वायर और BD का स्क्वायर रूट 2A का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, कितना आ जाएगा रूट 3A, तो DE बराबर आ गया रूट 3A। अब देखिए इस एटम तो सबका रेडियस सेम होगा R, ये R, ये R, ये भी R, DE कितने के बराबर 4R, अकॉर्डिंग टू फिगर फ्रॉम फिगर DE इज इक्वल टू 4R, इसको 1 मान लो, इसको 2। अगर दोनों को इक्वेट कर दें क्या है ही बराबर दोनों DE के, तो इक्वेट कीजिएगा तो 4R बराबर रूट 3A, क्या वैल्यू मिलेगा या तो R इज इक्वल टू रूट 3A बाई 4 या A इज इक्वल टू 4R बाई रूट 3, यही ना रिलेशन आ गया रेडियस और एज लेंथ के बीच में। खैर आप ध्यान रखिएगा 4R बराबर रूट 3A, तो रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ निकल गया क्या 4R इज इक्वल टू रूट 3A बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट फिर जब रिलेशन निकल गया रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, तो और रैंक हम लोग निकाल चुके हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन अब निकाल लो, तो पैकिंग फ्रैक्शन फोर्थ पॉइंट है, कवर्ड एरिया को बोलते हैं, डेफिनेशन का बात तो हम लोग कर चुके हैं, और पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला का भी बात जहां तक है तो आपको मालूम हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर U बाई V इंटू Z। U है वॉल्यूम ऑफ एटम जिसका फॉर्मूला 4/3πr³, Z हम लोगों ने 2 लाया था, इसका भी A³ के बराबर 4 इंटू 2 8πr³ / 3, A के जगह पर 4R बाई रूट 3 पुट कर सकते हैं, 4R बाई रूट 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 8πr³ / 3, 4R का क्यूब कितना 64R³ अपॉन रूट 3 का क्यूब 3√3, तो वो ऊपर चला जाएगा 3√3, तो क्या हो जाएगा R³ खत्म, 3 से 3 खत्म, 8 से 64 8 बार में खत्म, तो क्या बचा π√3/8। कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, π√3/8 का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 0.68
या कहिए 68% आएगा। तो क्या ध्यान रखना है, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से बराबर 0.68 बराबर 68% बराबर √3 पाई अपॉन 8। √3 पाई अपॉन 8। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो वॉइड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन। तो 1 माइनस 0.68 कितना, 0.32 या 32%। तो क्या हो गया, वॉइड ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 0.32 या परसेंटेज में 32%। ये वॉइड का बात हो गया। वॉइड के बाद एक बात इसमें बच गया, डेंसिटी। छठा बात डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला वही रहेगा जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हुआ था, नोट कर लीजिए। डेंसिटी ऑफ DCC फॉर्मूला वही होगा, केवल रैंक का वैल्यू चेंज कर जाएगा। D बराबर Zm बाई N0 इंटू V, Zm बाई N0 इंटू A³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ को सेंटीमीटर में लेना है। तो पहला हो गया था बॉडी सेंटर्ड, दूसरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC। क्या कहता है कि हर एक कॉर्नर पर भी एटम होगा और उसके अलावे जितने फेस हैं सारे फेस के सेंटर पर। तो हो गया ना, कॉर्नर के अलावे कहीं पर होना चाहिए, तब ना नॉन प्रिमिटिव। तो फेस सेंटर में कॉर्नर और कॉर्नर के अलावे भी होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, a unit cell in which atoms are present at each corner and also at the center of each faces, and also at the center of each faces। डायग्राम बनाइए। तो कैसा यूनिट सेल बनेगा, हर एक कॉर्नर पर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ सारे कॉर्नर पर। इसके अलावा जितने फेस हैं, 6 फेस होता है, एक इस फेस पर, एक इस फेस, एक इस फेस, एक इस फेस, एक इस फेस पर हो गया, एक पीछे। पीछे हम कैसे दिखाएंगे, तो डॉट करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
अब इसके बारे में डिटेल स्टडी करना है, तो डिटेल्ड स्टडी ऑफ एफसीसी, डिटेल्ड स्टडी ऑफ एफसीसी क्या है? तो सबसे पहला बात कोऑर्डिनेशन नंबर का करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम। इसमें देखिएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ध्यान रखिएगा, ऐसे इस मॉडल में एनालाइज नहीं होगा जब तक 3D मॉडल आपके पास नहीं होगा, एनालाइज नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी 12, इससे ज्यादा का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद दूसरा मैं निकाल लेता हूं रैंक जेड। ऐसे निकलेगा तो कॉर्नर पर के कारण कितना 1/8 इंटू 8, तो कॉर्नर के कारण तो निकल गया 1/8 इंटू 8 प्लस फेस, एक फेस 2 से टच कर रहा है, एक पर 1/2 कंट्रीब्यूशन, तो 6 पर कितना 6 इंटू 1/2। देखिए एक फेस 2 से टच कर रहा है, ये फेस इससे टच कर रहा है, ये फेस इससे टच कर रहा है, तो एक फेस 2 से यानी एक फेस पर टोटल का 1/2 कंट्रीब्यूशन, तो 6 फेस पर 6 इंटू 1/2, यही रैंक हो गया इसका एफसीसी का। तो ध्यान रखना है रैंक ऑफ एफसीसी कितना आ गया 4। और थर्ड नंबर रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ एफसीसी, relation between radius and edge length of FCC। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन, तो बीसीसी में जब निकाल दिए उतना कॉम्प्लिकेटेड, तो एफसीसी आपके लिए क्या है, चुटकी का चीज है ना। मेरे विद्यार्थियों के लिए कोई चीज टफ नहीं होगा। ओके, तो देखिए करते हैं डायग्राम, एकदम सुंदर बनाइए, जितना सुंदर डायग्राम आप अपने से भी सुंदर डायग्राम बनाइए, ताकि आपका सुंदरता में और 4 चांद लग जाए। देखिए क्या कह रहा है, हर एक कॉर्नर पर होना चाहिए। इस कॉर्नर पर मैंने बना दिया, इस कॉर्नर पर मैंने बना दिया, इस कॉर्नर और इस कॉर्नर, सारे कॉर्नर पर होंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा उधर। और एक इस फेस सेंटर पर, ऐसा कोई एटम है फेस सेंटर पे, तो एज लेंथ तो ए ही होगा ना, नेमिंग करना जरूरी है कंफ्यूजन से बचने के लिए। ए बी सी सी, बी से डी को ज्वाइन करिए, बी से डी को ज्वाइन करिए। तो हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन बीडी। तो किस ट्रायंगल में बात करेंगे, ए बी डी दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल ए बी डी, एज लेंथ का वैल्यू ए बी एज लेंथ है, एडी भी एज लेंथ, ए बी बराबर एडी, ए बी बराबर एडी एज लेंथ ए, और बीडी तो डायगोनल है, तो बीडी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं अंदर रूट पाइथागोरस थ्योरम से, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कितना ए स्क्वायर और ए डी स्क्वायर भी ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो क्या आ गया रूट 2a, किसके बराबर बीडी। फिगर से आप देखो बीडी किसके बराबर आर, यहाँ सेंटर है ओ मान लो, आर आर आर, तो बीडी किसके बराबर 4r के बराबर। यहां हम कर देते हैं छोटा सा, फ्रॉम फिगर बीडी बराबर 4r, इसको 2 मान लो और इसको 1,
तो 1 और 2 दोनों विधि के बराबर है, तो 1 इज इक्वल टू 2। तो क्या रिलेशन आ गया, 4r इज इक्वल टू √2a 2 बार, r इज इक्वल टू √2a बाई 4 या a इज इक्वल टू 4r बाई √2। हम लोग क्या याद रखेंगे, 4r बराबर √2a। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ निकल गया, नोट करिए। तो हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल देंगे। चलिए एफसीसी में ही चल रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन 4th नंबर होगा ना, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी। हम लोग क्या जानते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू u बाई v इंटू जेड। u क्या, 4/3 पाई r क्यूब। जेड कितना लाए थे हम लोग एफसीसी के लिए, 4, और v बराबर है क्यूब, 16 पाई r क्यूब इंटू 3। a इज इक्वल टू, क्या हम लोग रेडियस एंड लेंथ के बीच में रिलेशन लाए, 4r इज इक्वल टू √2a, a इज इक्वल टू 4r बाई √2। तो a इज इक्वल टू क्या रखिएगा, 4r बाई √2 का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 16 पाई r क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 का क्यूब कितना, 64 r क्यूब, और √2 का क्यूब 2√2, तो 2√2 ऊपर चला गया, r क्यूब से r क्यूब गया, 16 दूनी 32 से 2 बार में 64 चला गया। तो क्या आ गया, ये पाई √2/6 कैलकुलेट करिएगा तो 0.74 या 74%। तो क्या ध्यान रख सकते हो, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी बराबर √2π/6 बराबर 0.74 बराबर 74%। वॉइड निकल जाएगा 5वां पॉइंट, वॉइड। तो वॉइड बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, सारे के लिए सेम होगा, 1 माइनस 0.74 क्या हो गया, 0.26, या परसेंटेज में लोगे तो 26%। तो हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे, वॉइड ऑफ एफसीसी बराबर 0.26 इज इक्वल टू 26%। क्लियर। अब देखो आप 6ठा नंबर, फिर से डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला वही, D इज इक्वल टू ZM अपॉन N0 इंटू V बराबर ZM अपॉन N0 इंटू A क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बस ध्यान क्या रखना है, A का वैल्यू सेंटीमीटर में लेना है, A का वैल्यू सेंटीमीटर में लेना है। तो नॉन प्रिमिटिव का भी दोनों टाइप हो गया, प्रिमिटिव भी हम लोग जान गए, ये डिटेल्ड स्टडी हो गया। न्यूमेरिकल बनाने में तो सिर्फ ये फॉर्मूला काम करेगा, ऐसे कुछ कुछ न्यूमेरिकल रेडियस और एज लेंथ के रिलेशन पर भी आते हैं। ये सब तो ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट, जितना ज्यादा याद रहेगा उतना ज्यादा आप क्वेश्चन बनाइएगा। है, अब कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग के सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है, उसकी चर्चा भी हम लोग अभी इसी क्लास में करेंगे। नोट करिए,
देखिए, some special types of unit cell, some special types of यूनिट सेल। ए नंबर में बात करते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं। तो क्या कहता है? यूनिट सेल है, कैसा यूनिट सेल? क्यूबिक, यानी कॉर्नर पर एटम होगा। एज सेंटर, तो कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, कॉर्नर के अलावा जितने एज हैं सारे एज के सेंटर पर भी एटम होगा। तो उस तरह के यूनिट सेल को एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। तो क्या कहता है? ये यूनिट सेल इन विच एटम्स are present at each corner and center of each edges. Center of each edges is called edge-centered cubic unit cell. Edge-centered cubic unit cell. देख लीजिए डायग्राम। क्यूबिक है, क्यूबाइडल फिगर लगे तो सबका एज लेंथ बराबर मान के चलना है। हर एक कॉर्नर पर रहेगा। चलिए, हर एक कॉर्नर पर एटम आ गया। अब हर एक एज के सेंटर पर, ये एज है, ये एज है, ये एज वाला को हम दूसरे तरह डिनोट कर रहे हैं ताकि क्लियर पता चल जाए। देखिए, बार एज पर आ गया ना, कोई छूटा नहीं छूटा। तो इसका केवल हमको रैंक निकालना है। कॉर्नर के कारण कितना? 1/8 इंटू 8 प्लस एज के कारण 1/4 होता है, 12 इंटू 1/4। तो एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का रैंक कितना याद रखना है? 4। कैसे? तो 8 इंटू 1/8 प्लस 12 इंटू 1/4। जहां भी एज के कारण रहेगा तो 1/4 से, फेस के कारण 1/2 से, बॉडी सेंटर पूरा अकेला, कॉर्नर के कारण 1/8 से। एक यूनिट सेल और है स्पेशल में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये क्या कहता है? ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पर तो एटम होगा, कॉर्नर के अलावे किसी वन पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस पर होंगे। कॉर्नर के अलावे अपोजिट फेसेस पर होंगे। तो क्या कहता है? ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पर तो एटम होगा, कॉर्नर के अलावे अपोजिट फेस पर अगर एटम हो तो उसको कहेंगे इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्या हो गया? ए यूनिट सेल in which atoms are present at each corner and also at any two opposite faces. Any two opposite faces is called end-centered cubic unit cell. End-centered cubic unit cell. यही है ना? डायग्राम देखिए, बिना यूनिट सेल, बिना डायग्राम कोई मतलब नहीं है जी। कॉर्नर पर ये रहा, किसी एक अपोजिट फेस ये रहा,
इसका अगर रैंक निकालने का बारी आ गया तो कॉर्नर के कारण तो हम लोग जानते हैं 1/8, फेस के कारण 2 फेस है ना, फेस के कारण 1/2, तो रैंक ऑफ इंड सेंटर्ड कितना 2। बाकी इसमें रैंक के अलावा कुछ नहीं जानना है। तो यूनिट सेल हम लोग का हो गया, टोटल तरह का यूनिट सेल हम लोग का हो गया। तो अगले क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा कितने तरह से एंगल वगैरह को अरेंज कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रावाइस लैटिस के बारे में भी चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि क्वेश्चन में उतना पूरा टाइम जाएगा नहीं, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। थैंक यू।